नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट रोहित और आज आपके सामने अपने YouTube चैनल आज की बात रोहित के साथ के नए संस्करण के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, एनर्जी क्राइसिस पूरा दुनिया झेल रहा है। वो कहाँ तक जाएगा और उसकी सुगबुगाहट आज के दिन हमें क्या महसूस करा रही है, ये जो अगले 10-15 मिनट है हम केवल इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब तेल की कुछ बूंदें और पूरी दुनिया की रफ्तार बदल जाती है। एक तरफ मिसाइलें, ड्रोन और धमाके, दूसरी तरफ पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें, महंगा होता गैस सिलेंडर और आम आदमी के जेब पर बढ़ता बोझ। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की कहानी नहीं रह गया है। यह आपके, हमारे किचन, हमारी जेब और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कहानी बन चुका है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि ये युद्ध ऊर्जा संकट को कितना गहरा कर चुका है, खाड़ी देशों में गैस, तेल ठिकानों पर हमलों का क्या असर है और दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत तक पेट्रोल पंप सूख क्यों रहे हैं, दाम आसमान पर क्यों हैं। चलिए शुरू करते हैं ईरान इजराइल अमेरिकी युद्ध और एनर्जी वार की असली कहानी। पिछले कुछ हफ्तों में दोस्तों हालात जिस तेजी से बदले हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस जैसे CNN, रॉयटर्स और अन्य विश्वसनीय चैनल सबसे खतरनाक फेज कह रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर सीधा वार किया है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले की खबरें, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड में से एक है, ये इस युद्ध का एक बहुत बड़ा एस्केलेशन पॉइंट बन सकता है। अब यह तय है कि युद्ध खत्म भी हो जाए इस किसी चमत्कार के तहत, लेकिन इस युद्ध की गूंज आने वाले कई समय तक सुनाई देगी, क्योंकि ये फील्ड अकेले अगले 13 साल तक वर्ल्ड की आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। तो अगर ईरान और इजराइल इस तरह से टारगेट एस्केलेशन करेंगे, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ों पे खास करके, तो आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट आने वाली कई पीढ़ियाँ महसूस करेंगी। और ये अब कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं रह गया है। ईरान के अंदर रिफाइनरी, गैस प्रोसेसिंग प्लांट और पाइपलाइन नेटवर्क पर टारगेटेड स्ट्राइक्स। जवाब में ईरान द्वारा खाड़ी देशों कतर, सऊदी अरब, कुवैत, UAE के ऊर्जा ठिकानों के आसपास मिसाइल और ड्रोन हमले। कई विश्लेषकों ने इसे टर्निंग पॉइंट तक कह दिया है। अब युद्ध सिर्फ जमीन या सीमा तक सीमित नहीं रह गई है दोस्तों, ये सीधे तेल और गैस की नसों पर हमला है। जहां पहले हम सुनते थे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया हिल जाएगी, आज स्थिति यह है कि बिना पूरी तरह बंद हुए भी सिर्फ हमलों और खतरे की वजह से ये बाजारों में दहशत फैला रही चुकी है। अब हम आगे बढ़ाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि खाड़ी देश में मिसाइलों की जो जद है, उसमें तेल की दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। खाड़ी देश यानी गल्फ दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का दिल है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, UAE ये सिर्फ अमीर देश नहीं बल्कि दुनिया की गैस लाइफलाइन है, और खास करके तेल गैस दोनों की लाइफलाइन है। अब जरा सोचिए, रिफाइनरी पर मिसाइल हमला, LNG जिसको कि हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी कहते हैं, टर्मिनल के पास ड्रोन स्ट्राइक, पाइपलाइन नेटवर्क पर साइबर अटैक या धमाके का खतरा। ये गैस आउटलेट और कई ऊर्जा थिंक टैंक्स की रिपोर्ट की माने तो ये हमला सिर्फ आज की सप्लाई नहीं बिगाड़ते, बल्कि कल की प्लानिंग भी तहस नहस कर सकते हैं। कंपनियां नए निवेश रोक सकती है, बीमा प्रीमियम बढ़ सकता है, शिपिंग कॉस्ट ऊपर जा सकती है, और हर रिस्क का बिल आखिर में किसे दिया जाता है? आम उपभोक्ता को, यानी हमें और आपको। इसलिए जब खाड़ी में एक रिफाइनरी पर हमला होता है तो उसकी गूंज दिल्ली, मेलबर्न, लंदन और टोक्यो तक सुनाई देती है। यह सिर्फ लोकल वार नहीं, ग्लोबल एनर्जी शॉक है। दुनिया भर में इसका क्या असर है, आइए उसको विस्तार से हम समझते हैं। अपने हाल की रिपोर्ट्स में देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में पेट्रोल पंपों पर लाइनें बढ़ गई हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के एक लोकल मीडिया 9 न्यूज़ की अगर माने तो ये दिखा रहे हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट के संघर्ष की वजह से वहाँ पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ जगह पंप सूख रहे हैं। दूसरी तरफ भारत जैसे देशों के लिए डबल झटका है। एक तरफ पहले से ही रुपये पर दबाव है, दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने की संभावना है। जब कच्चा तेल महंगा होता है दोस्तों, तो सरकार पर सब्सिडी का दबाव बढ़ता है या फिर सीधे पेट्रोल, डीजल, LPG के दाम बढ़ते हैं, और इसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने की चीज़ों तक हर चीज़ पर पड़ता है। CNN, रॉयटर्स और अन्य वैश्विक मीडिया लगातार ये पॉइंट उठा रहे हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चला और अगर ईरान या उसके सहयोगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या बड़े शिपिंग रूट्स को टारगेट करते हैं, तो सिर्फ प्राइस शॉक नहीं बल्कि
फ्यूल शॉर्टेज यानी वास्तविक कमी भी देखने को मिल सकती है, जिसकी झलक हम पहले ही कुछ देशों में देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की विश्वसनीय न्यूज़ चैनल 9 की अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो मिडिल ईस्ट की जो ये हमले हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया की सप्लाई चेन पूरी तरह से डिसरप्टेड हो गई है। दूसरी तरफ भारत में भी एलपीजी पेट्रोल डीजल की बहस फिर से तेज हो गई है, यानी मिसाइलें तेहरान और तेल अवीव के ऊपर गिर रही हैं, लेकिन उसकी गूंज जयपुर, जोधपुर, सिडनी और मेलबर्न तक सुनाई दे रही है। अब एक सवाल बनता है कि क्या यह सिर्फ युद्ध है या एनर्जी गेम है? क्या ये सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध है या इसके पीछे एक गहरा एनर्जी गेम भी चल रहा है? कई थिंक टैंक और रिसर्च संस्था जैसे अटलांटिक काउंसिल, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी काउंसिल पॉलिसी ये बात कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच टकराव सिर्फ सुरक्षा या न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सीमित नहीं रह गया है। ये ऊर्जा मार्गों, पाइपलाइनों, गैस फील्ड्स और तेल की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिस पे हमारा डिस्कशन बनता है। जो देश मिडिल ईस्ट की अस्थिरता से सबसे ज़्यादा डरते हैं, वही देश अक्सर सिक्योरिटी के नाम पर वहाँ अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हैं। तेल गैस की सप्लाई पर कंट्रोल, डॉलर में तेल ट्रेडिंग और वैकल्पिक रूट्स जैसे पाइपलाइन, नए पोर्ट्स, नए अलायंस, ये सब इस संघर्ष की उद्देश्य से पड़ते हैं। दूसरी तरफ ईरान भी ये समझता है कि अगर वह सीधे गैस सप्लाई को टारगेट करे, तेल सप्लाई को टारगेट करे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बनाए, तो वो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर लिवरेज हासिल कर सकता है। यानी दबाव बनाने का एक बड़ा हथियार, जिसे हम चौक पॉइंट के तौर पे भी कह सकते हैं कि ईरान इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि कई विश्लेषक इस पूरे संकट को सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं बल्कि एनर्जी वॉर भी कह रहे हैं, जहां टैंकों से ज़्यादा ताकतवर हथियार हैं, तेल का बैरल और गैस का क्यूबिक मीटर है। अब हम आम आदमी की कहानी समझते हैं दोस्तों, जो कि किचन से शुरू होकर के नौकरी तक जाता है। अब जरा इस पूरे भू राजनीतिक खेल को छोड़कर अपने घर के अंदर चलते हैं। जब तेल महंगा होता है तो ट्रक का किराया बढ़ता है, माल ढुलाई महंगी होती है, सब्जी, दूध, अनाज, हर चीज़ की कीमत पर असर पड़ता है। जब एलपीजी महंगा होता है तो किचन का बजट बिगड़ता है। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए गैस सिलेंडर लग्जरी जैसा लगने लगता है। जब डीजल महंगा होता है, किसान की लागत बढ़ती है, सिंचाई, ट्रैक्टर, जनरेटर, सब पर असर होता है। यानी तेहरान और तेल अवीव के बीच चल रही मिसाइल वॉर आखिर में हमारे राशन के थैले और बिजली के बिल पर आकर ठहरती है। यही वो जगह है जहां यह संघर्ष सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं रहता, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के संघर्ष का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, एक सवाल उठता है, क्या दुनिया तैयार थी और क्या विकल्प है? तो क्या दुनिया इस तरह के ऊर्जा संकट के लिए तैयार थी? सच कहे तो आंशिक रूप से हाँ, लेकिन पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं। कई सालों से दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रही है। सोलर, विंड, हाइड्रोजन सब उसके पार्ट हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करने की योजनाएं दुनिया भर में इसकी चर्चा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है ये। लेकिन अगर हम हकीकत में जाएं, तह तक जाएं, तो आज भी दुनिया की ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा तेल और गैस से ही पूरा होता है दोस्तों। और मिडिल ईस्ट अभी भी उसी सिस्टम का सेंटर पॉइंट है। मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार ये बात उठती है कि जब तक दुनिया में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर गंभीरता से शिफ्ट नहीं होते हम लोग, तब तक हर युद्ध, हर मिसाइल, हर ड्रोन स्ट्राइक हमें फिर से उसी सवाल पर लाकर खड़ी कर देगी, तेल कहाँ से आएगा, कितने दिनों में आएगा और कौन कंट्रोल करेगा। मेरी नज़र में दोस्तों ये संकट हमें दो बातें साफ साफ सिखा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का ही हिस्सा है। जो देश समय रहते वैकल्पिक ऊर्जा पर निवेश नहीं करेंगे, वे हर युद्ध में साइड कैजुअलिटी बनते रहेंगे, चाहे वो युद्ध में शामिल हों या ना हों। निष्कर्ष, अगर हम सारे डॉट्स को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध अब सिर्फ सीमाओं का नहीं, तेल गैस के कुओं, रिफाइनरी और पाइपलाइनों का युद्ध बन चुका है। खाड़ी देशों में मिसाइल और ड्रोन हमले, साउथ पार्स जैसे गैस फील्ड्स पर स्ट्राइक्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडराता खतरा, ये सब मिलकर दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को अस्थिर कर रहे हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो पेट्रोल पंप का सूखना, भारत में बढ़ती ईंधन की चिंता,
यूरोप और एशिया में गैस की सुरक्षा पर सवाल, ये सब बात इस तरीके का संकेत दे रहा है कि एनर्जी क्राइसिस सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है। दुनिया भर के विश्लेषकों और विश्वसनीय मीडिया को अगर हम समझे, तह तक हम जाए, तो अब हम हाई रिस्क हाई अनसर्टेनिटी वाले दौर में पहुंच गए हैं, जहां बाजार अभी पूरी तरह से पैनिक में नहीं गए हैं, लेकिन एक बड़ा झटका अभी भी आ सकता है। अगर युद्ध और फैलता है तो कोई बड़ा ऊर्जा ठिकाना फिर से निशाने पर आता है, तो ये हमारे लिए किसी भी तरीके से सही सौगात लेकर के तो नहीं आएगा दोस्तों। और अब सबसे जरूरी बात है, ये संकट हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। देशों को अपनी ऊर्जा नीति पर पुनर्विचार करना होगा। वैकल्पिक ऊर्जा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, स्टोरेज और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन पर गंभीर निवेश करना होगा। और सबसे बढ़कर युद्ध को पॉलिटिकल गेम समझने की बजाय उसके मानवीय और आर्थिक परिणामों को केंद्र में रखना होगा, क्योंकि अंत में मिसाइलें नेताओं के आदेश से चलती हैं, लेकिन उसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। अगर दुनिया सच में शांति और स्थिरता चाहती है दोस्तों, तो उसे सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि एनर्जी जस्टिस और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी बात करनी होगी। यही समय है ये समझने का कि तेल के हर बैरल के पीछे सिर्फ पैसा नहीं, किसी ना किसी देश का भविष्य, किसी किसान की फसल, किसी बच्चे की पढ़ाई और किसी परिवार की रसोई जुड़ी रहती है। अब तक आप देख रहे थे ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध और गहराता ऊर्जा संकट। उम्मीद है आपने न्यूज़ से आगे बढ़कर तस्वीर का बड़ा फ्रेम देखने की कोशिश की होगी। दोस्तों, इतने जो सवाल मैंने उठाए, अगर आपके पास उसका सही उत्तर है तो साझा करें। और आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, आइए साझेदार बनते हैं और इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बातों को एक दूसरे से साझा करते हैं। अब आपसे आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।